नमस्कार छात्रों, मैं अरविंद टिकले आपका स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता की स्वाध्याय एवं कृतियाँ आज हम यहाँ पर देखेंगे। कल्पना पल्लवन। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। तो देखते हैं हम इस पंक्तियों का कल्पना विस्तार करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर चांदनी रात कविता की पंक्तियों के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। अपनी अपनी खुशी हर व्यक्ति अलग ढंग से प्रकट करता है। मनुष्य के भांति पेड़ पौधे, फूल फल और नवपल्लव भी अपनी खुशी का इजहार करती हुई देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए मैदानों और उनमें उसी घास की हरी हरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करते है। उन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पर इस पंक्ति का कल्पना विस्तार किया जा सकता है। पठनीय में यहाँ पूछा गया है, संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से आपको पढ़कर आपको यहाँ पर लिखना है। लेखनीय में पूछा गया है, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्रकृति किस तरह से मनुष्य के मित्र है, यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। तो देखते हैं प्रकृति मनुष्य की मित्र है। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवनावश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा से ही खेती होती है और अन्न का उत्पादन होता है। वर्षा से ही पेयजल उपलब्ध होता है। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित होता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता रहा है। आगे पाठ के आंगन में देखते हैं। यहाँ पर संजाल पूरा करना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर संजाल दिया गया है। यहाँ संजाल में हमें पूछा गया है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना, पृथ्वी द्वारा मोती चितराना जाना, मोतियों से संध्या का रूप छलकाना, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना। चांदनी रात की विशेषताएं। यहाँ पर चांदनी रात की विशेषताएं पूछी गई है। तो देखते हैं चांदनी रात की क्या विशेषताएं है। चांदनी रात की विशेषताएं, किरणों का खिलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन के झोंके, स्वच्छंद सुमंद गंध और हर्षित दिशाएं। इस तरह से यह चांदनी रात की विशेषताएं हमें लिखनी है। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यहाँ पर पहली पंक्ति दी गई है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तुरभी मंद पवन के झोंकों से। तो इसका हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री मैथिली शरण गुप्ता द्वारा रचित चांदनी रात कविता में से ली है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। कवि ने पंचवटी की अप्रतिम शोभा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणों का प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है और धरती पर भी अपनी रूपहली आभा बिखरी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जल थल में खेल रही है। धरती और आकाश में चारों ओर स्वच्छ चांदनी अपना शुभ्र प्रकाश बिखर रही है। चांदनी रात की इस मनोहरी दृश्य से आनंदित होकर प्रकृति हरे भरे पत्ते अपना आनंद प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से आनंदित होकर मस्ती में पेड़ भी मानो झूम रहे हैं। उसके बाद दूसरी पंक्तियाँ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है ये निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्य खराब,
कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्तियों का अर्थ अब हम यहाँ पर देखते हैं। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने रचित चांदनी रात के माध्यम से चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी गजब की निर्मल है और कितनी निस्तब्ध शांत है। इस पवित्र वातावरण में बहती मंद पवन स्वच्छंद सुगंध बिखेर रही है। कोई ऐसी दिशा नहीं है जिस दिशा में आनंद का माहौल न हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इस शांत और स्थिर वातावरण में नीति नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं, परंतु वही अपने कार्यकल्पों से प्रकृति की शांति भंग न कर शांत और एकांत भाव से उसके क्रियाकलाप अभी भी जारी है। यहाँ पर आगे में भाषा बिंदु में निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर तरु, तरु का पर्यायवाचक शब्द है पेड़, वृक्ष, पेड़, वृक्ष, पादप। वसुंधरा का पर्यायवाचक शब्द है धरती, पृथ्वी और भूमि। उसके बाद चंद्र, चंद्र का पर्यायवाचक शब्द है शशि, मयंक और इंदु। तथा कृषक, कृषक का पर्यायवाचक शब्द है किसान, खेतिहार और अन्नदाता। उद्यान, उद्यान के पर्यायवाचक शब्द है बगीचा, उपवन और वाटिका। तथा अरण्य, अरण्य का पर्यायवाचक शब्द है वन, जंगल और विपिन। इस तरह से बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी कृतियाँ तथा स्वाध्याय पूरा करना है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।